Good morning, students. Today we will discuss about accident prevention. Accident prevention means दुर्घटना को रोकने के उपाय। आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर्स ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। ऐसे कौन से उपाय हैं जो हम कर सकते हैं एक्सीडेंट को रोकने के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट को रोकने के लिए इन उपायों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कौन कौन से ऐसे उपाय हैं? सबसे पहला है प्रॉपर रिपोर्टिंग एंड एनालाइजिंग द एक्सीडेंट। यानी कि अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग और उसको एनालाइज करके हम फ्यूचर में एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं। यानी कि उन कारणों से तो एक्सीडेंट होगा नहीं अगर हमने उस एक्सीडेंट को प्रॉपरली एनालाइज कर लिया। जैसे कि उसमें ये देखा गया कि जो दुर्घटना हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ है, वो किस समय पर हुआ, किस जगह पर हुआ, जो काम किस तरीके का था। जिसमें एक्सीडेंट हुआ है तो व्यक्ति किस तरीके का काम कर रहा था और उस काम में कितने आदमी उसके साथ में थे। वो एक था, दो था, चार थे, किस वजह से ये काम हुआ, किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। जो इस व्यक्ति के साथ एक्सीडेंट हुआ है उसकी एज क्या थी, उसका वर्क एक्सपीरियंस क्या था, उसकी हेल्थ कैसी थी, किस तरीके का वो काम कर रहा था और वहाँ पर एक्सीडेंट होने मतलब किस कारण से हुआ, क्या मेन कॉज बना उस एक्सीडेंट के होने का, और जो एक्सीडेंट हुआ उसका रिजल्ट क्या रहा। रिजल्ट मीन्स कि उसमें कितना नुकसान हुआ है। उसमें सिर्फ एक व्यक्ति को ही हानि हुई है, मतलब उसको पर्सनल इंजरी हुई है, या फिर वहाँ आसपास के एरिया में या कुछ ऐसा फिजिकल डैमेज भी हुआ है। ये पूरी रिपोर्ट बना लेने से क्या होगा कि जब हम उस पूरे एक्सीडेंट को एनालाइज कर लेंगे और हमको ये पता चल जाएगा कि क्या क्या चूक रह गई, क्या क्या भूल हुई जिनकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, तो फ्यूचर में ऐसा प्लान तैयार किया जा सकता है जिससे कि हम आने वाले समय में एक्सीडेंट से बच सकते हैं। उसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ वर्क एनवायरनमेंट। जहाँ पर व्यक्ति काम कर रहा है उस जगह की डिज़ाइनिंग इस तरीके की होनी चाहिए कि वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनको किसी भी तरीके की डिस्ट्रैक्शन ना हो। एक तो वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि जो वर्कर्स हैं उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ पर, और वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए, जो कंफर्टेबल हो वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स के लिए। प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए। और वहाँ पर जैसे कुछ फायर कंट्रोल अलार्म होते हैं उनको इनबिल्ट कराना चाहिए कि जैसे अगर आग लगने वाली है तो उसका अलार्म अगर बच जाता है तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है फिजिकल डैमेज तो होगा लेकिन पर्सनल डैमेज को बचाया जा सकता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं वो खुद को बचा सकते हैं। और जो वर्कशॉप है या जहाँ पर वर्कर्स काम कर रहे हैं वहाँ पर इमरजेंसी एग्जिट भी होना चाहिए ताकि अगर कोई ऐसी दुर्घटना होने लगे तो व्यक्ति अपने आप को बचा सके। कोई छोटी मोटी इंजरी अगर किसी को हो रही है तो उसके लिए फर्स्ट एड की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि तुरंत उसको फर्स्ट एड दे करके ठीक किया जा सके। और जो सेफ्टी मेजर्स होते हैं यानी कि जो डिवाइसेस होते हैं, सेफ्टी डिवाइसेस जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए जो इजी टू यूज़ हों, जिनको जो वर्कर हैं वो आसानी से इस्तेमाल कर सकें और उनको इस्तेमाल करने में उनको वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो, उनको वो मतलब ऐसे ना लगे कि जैसे उनको पहनने के बाद उनको ज़्यादा थकान ना लगे। जैसे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जहाँ पर वर्कर्स की सेफ्टी के लिए उनको हेलमेट दिया जाता है, उनको शूज़ दिए जाते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉइल्स बनाती है, शील्ड बनाती है लंबे लंबे मेटल्स के। तो वहाँ पर क्या होता है कि जब वो मेटल के शील्ड भट्टी से निकलते हैं या भट्टी में डाले जाते हैं तो उस समय पर उनको ग्लव्स दिए जाते हैं पहनने के लिए ताकि उनके हैंड में इंजरी ना हो, कट ना लगे। कोई शील्ड अगर उनके पैर पे गिर जाए तो उसके पैरों पे चोट ना आए, सर पे गिर जाए तो सर में कोई इंजरी ना आए, तो उसके लिए हेलमेट, शूज़ और ग्लव्स ये चीज़ें दी जाती हैं। अब अगर शूज़ है वो इतने अनकंफर्टेबल हैं कि उनको पहन करके चलने में प्रॉब्लम आती है, या जो हेलमेट है वो इतना हैवी है कि उसको पहनने से ही बहुत लोड फील होता है, या फिर उसको बंद करने के बाद ये जो नेक एरिया है यहाँ पर बहुत इरिटेशन होती है। तो
वर्कर्स जो होंगे वो उन सेफ्टी डिवाइसेस को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो अनईज़ी फील कर रहे हैं। उनको पहनने के बाद वो जल्दी थक जाते हैं, उन्हें ऐसा फील होता है कि मतलब इरिटेशन लगती है। तो जो जो सेफ्टी डिवाइस हैं वो इस तरीके के बने हुए होने चाहिए कि उनके जो वर्कर्स हैं वो उनको ईजीली यूज़ कर सके, खुश होकर उसका इस्तेमाल कर सके, उनको अवॉइड ना करें। थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट। ऑर्गेनाइजेशन का वातावरण ही ऐसा होना चाहिए जो कि सेफ्टी को प्रमोट करता हो। जैसे कि वहाँ पर जो काम करने वाले जितने भी वर्कर्स हैं, सीनियर हो, जूनियर हो, मैनेजर्स हो, तो उन सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो हमेशा सेफ्टी मेजर्स लेकर के काम करें। अगर किसी प्लांट में वो विजिट कर रहे हैं और वहाँ पर जाने के लिए वहाँ पर कुछ सेफ्टी डिवाइसेस दिए गए हैं कि आप इस प्लांट में जब निकलेंगे तो आपके पास ये सेफ्टी डिवाइस पहनकर ही आप वहाँ पर विजिट करेंगे, वहाँ पर एंटर करेंगे। तो इस बात को सीनियर्स को भी फॉलो करना चाहिए। जब सभी व्यक्ति उसको फॉलो करेंगे तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण ऐसा बन जाता है कि सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो ईच एंड एवरी वर्कर विल फॉलो दैट, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जब हमारे सीनियर्स किसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो जूनियर्स अपने आप उनको देखते हुए उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट ही इस तरीके का बनाया जाए कि व्यक्ति सेफ्टी डिवाइसेस का यूज़ करने के प्रति मोटिवेटेड हो। उसके बाद आता है ट्रेनिंग फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग देना, यानी कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि कैसे वो एक्सीडेंट से बच सकते हैं, क्या क्या काम करके वो अपने आप को एक्सीडेंट से बचा सकते हैं। उनको सेफ जॉब स्किल्स सिखाए जाने चाहिए कि किसी काम को किस तरीके से, कैसे हम खुद को सुरक्षित रखते हुए इस काम को स्किलफुल तरीके से कर सकते हैं। और दूसरा, उनका जो एटीट्यूड हो अपनी सेफ्टी के प्रति वो फेवरेबल होना चाहिए। फेवरेबल का मतलब वो जो सेफ्टी डिवाइसेस वो यूज़ कर रहे हैं उनके प्रति उनका जो एटीट्यूड हो वो अनुकूल हो, वो उसको यूज़ करें, उन सेफ्टी डिवाइसेस के साथ काम करें। इस तरीके से उनको मोटिवेट किया जाए, बिहेवियर मॉडिफिकेशन किया जाए। अगर कुछ व्यक्ति इस तरीके के हैं कि वो सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ काम करना पसंद नहीं करते, तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक के माध्यम से उनके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जाए। उनको जो वो काम करने वाले हैं कर्मचारी, जिस जगह पर, जिस लाइन पर वो काम कर रहे हैं, जो वर्कर जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में क्या क्या रिस्क है, क्या क्या खतरा हो सकता है, क्या क्या कठिनाई उनके सामने आ सकती है, उससे उनको फैमिलियर कराया जाए। जो पुराने समय में, जो पास्ट में एक्सीडेंट्स हुए हैं उन्हीं जगहों पर, उनके बारे में उनको बताया जाए कि देखिए इस लाइन पर, जिस जगह पर अब अभी आप काम कर रहे हैं, पहले यहाँ पर एक व्यक्ति तो जो थे वो काम करते थे और उन्होंने ये सब सावधानी नहीं बरती, इन सभी चीज़ों की वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। तो आप फ्यूचर में इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। तो ट्रेनिंग दी जाए, उसमें ये सभी चीज़ें अपने जो वर्कर्स हैं उनके साथ शेयर की जाएं। जब उनको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, वो ट्रेन होकर उसी तरीके से काम करेंगे तो दुर्घटनाएं जो होंगी वो कम होंगी। और अगर कोई व्यक्ति ट्रेनिंग के बाद भी उससे दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको रीट्रेन किया जाए, फिर से उसको ट्रेनिंग दी जाए। सो नेक्स्ट आते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी पब्लिसिटी कैंपेन। सेफ्टी पब्लिसिटी कैंपेन के लिए इस तरीके के प्रचार करना चाहिए, इस तरीके का अभियान चलाना चाहिए, जैसे कि सेफ्टी के जो पोस्टर होते हैं, सुरक्षात्मक पोस्टर्स जो हैं वो पोस्टर लगाए जाने चाहिए। सेफ्टी के स्लोगन लिखे जाने चाहिए। देखिए जैसे कि सड़क पर जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उनके लिए एक वो लगाए जाते हैं ना, होर्डिंग लगाए जाते हैं, जगह जगह पे पोस्टर्स लगाए जाते हैं कि दुर्घटना से देर भली है, कि घर पर कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो उन पोस्टर्स को, वो उन होर्डिंग्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं सोचने लगता है कि नहीं, मुझे सुरक्षा के साथ काम करना चाहिए, अपने लिए नहीं अपनों के लिए, सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में भी इस तरीके के सेफ्टी स्लोगन्स लिख कर लगाए जाने चाहिए। कलरफुल पोस्टर्स होने चाहिए कि डूज और डोंट डूज के,
कि हमको क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेफ्टी के उपाय, सुरक्षा के हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उनकी एक बुकलेट तैयार करके वो सभी वर्कर्स को फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट की जानी चाहिए। और जो सेफ्टी स्लोगन या सेफ्टी के पोस्टर्स लगाए जाते हैं उनमें कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि उनमें सिंगल वर्ड का यूज़ होना चाहिए, जैसे कि डेंजर का, वार्निंग, कॉशन, और ऐसे स्टेटमेंट हो जिनसे कि ये पता चल जाए कि ये जो काम है ये मतलब खतरा है, इसमें खतरनाक है ये। जैसे कि डेंजर है, अगर खतरा है कहीं पर तो वहाँ पर आप ये लिख सकते हो, डेंजर क्रॉस का साइन लगा दिया, या फिर एक पिक्चर सा बनाया जाता है ना स्केलेटन का, 2 बोन्स लगा करके क्रॉस करके, तो उस चल जाता है कि ये खतरनाक है, इसके पास नहीं जाना, इसको नहीं छूना, या फिर इसको सावधानी से इस्तेमाल करना है। तो इस तरीके की सेफ्टी पब्लिसिटी कैंपेन चलानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में और उन्हें लगाना चाहिए। उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पर्सनल सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट। जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना ये है कि जैसे हमने एक्सीडेंट प्रोननेस थियरी में भी ये पढ़ा था कि कुछ व्यक्तियों के अंदर एक्सीडेंट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, एक्सीडेंट्स के प्रति उनका झुकाव ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर पर्सन्स। तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि जब सिलेक्शन किया जाता है, जब वर्कर्स का, कर्मचारियों का सिलेक्शन किया जाए, तो ये भी देखा जाए कि उनका गुड एक्सीडेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। गुड एक्सीडेंट रिकॉर्ड मतलब कि उन्होंने दुर्घटना कम की हो अपने कार्यकाल में, जहाँ पर भी उन्होंने काम किया है तो उसमें उन्होंने कम, मतलब दुर्घटना या तो की ही ना हो, और अगर हुई भी है उनसे कोई ऐसी एक्सीडेंट्स हुए हैं तो बहुत ही कम हुए हों। जैसे कि अगर आप कोई ड्राइवर हायर करते हो, आपको अपने लिए एक ड्राइवर हायर करना है, तो आप उससे पूछते हो कि भाई आप गाड़ी चलाते हो, कितना समय हुआ आपको चलाते हुए गाड़ी, कितना आपको अनुभव है, और ये भी देखना चाहते हो आप कि इसका एक्सीडेंट रिकॉर्ड कैसा है, यानी कि इसने इतने समय तक गाड़ी चलाई तो इसने कितने एक्सीडेंट्स किए हैं। अगर उससे ज़्यादा एक्सीडेंट हुए तो इट मीन्स ये हुआ कि उसकी जो ड्राइविंग है वो इतनी सेफ नहीं है, वो इतनी सुरक्षित नहीं है, इसी वजह से उसके द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट किए गए हैं। वो सेफ होकर के ड्राइव नहीं करता है, थोड़ा सा रिस्की ड्राइव करता है, तो आप उसको नहीं रखेंगे। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जब हम वर्कर्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे वर्कर्स का हम सिलेक्शन करें जिनका एक्सीडेंट रिकॉर्ड जो हो वो कम हो, और उनके बायोग्राफिकल डेटा के साथ साथ उनकी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी हो जाए, जिससे उनके पर्सनालिटी ट्रेट के बारे में पता चले कि वो व्यक्ति जो है वो लापरवाह किस्म का है, या फिर मतलब ओबीडियंस है उसके अंदर, बातों को मानने वाला है, रूल और रेगुलेशंस को फॉलो करने वाला है या नहीं करने वाला है। तो उसके अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में पता चलता है, उसका रिस्क टेकिंग बिहेवियर कैसा है। तो ये सभी चीज़ें जब पता चल जाती हैं उसके बाद उसको हमें कर्मचारियों का, वर्कर्स का सिलेक्शन करना चाहिए। और ये भी होता है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का ये भी एक बेनिफिट होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट कैसे हैं, इसका एप्टीट्यूड कैसा है, ताकि उसे उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जा सके। क्योंकि जिस चीज़ में व्यक्ति का इंटरेस्ट होता है तो उस काम को वो अच्छे से करता है, पूरी अटेंशन के साथ करता है, और उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि जब एक्सीडेंट्स उस समय होगा जब हमारा अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तभी एक्सीडेंट होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर हमारा उस काम को करने में रुचि नहीं है, मन नहीं है और ज़बरदस्ती आदमी किए जा रहा है, तो उस केसेस में भी लापरवाही के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए जिस समय सिलेक्शन किया जाए या प्लेसमेंट किया जाए तो उस टाइम पर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की जानी चाहिए और उस व्यक्ति का
बायोग्राफिकल डेटा के साथ साथ उसका साइकोलॉजिकल डेटा भी प्राप्त करना चाहिए। सो दीज आर द मेजर्स ऑफ एक्सीडेंट प्रिवेंशन। इन सभी का इस्तेमाल करके हम एक्सीडेंट होने को रोक सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। सो नेक्स्ट, अब कल हम आएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी पर होगी। थैंक यू।